नमस्कार, सभी का स्वागत है करियर काउंसलर इंडिया में। तो जैसे कि हम पहले भी बहुत सारे करियर देख चुके हैं और आज हम एक नए करियर के साथ आए हैं, करियर इन मैनेजमेंट। और उसी के लिए हमारे साथ आज एक्सपर्ट हमारे गेस्ट है मिस्टर प्रकर्ष रवि जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रकर्ष जी। वेलकम Thank टू you. आवर CCIN। तो आज हम इसमें देखते हैं और अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि हम अपना करियर इसमें कैसे बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यस प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे कोई स्टूडेंट एक प्लान करता है कि मैनेजमेंट में उसका करियर होना चाहिए, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है तो इस तरह से सोच लीजिए कि मैनेजमेंट में करियर बनाना इज नो डिफरेंट दैन स्कूल कंप्लीट करना या यूनिवर्सिटी या फर्दर स्टडीज कंप्लीट करना, बिकॉज मैनेजमेंट इज एसेंशियली द सेम एज फिनिशिंग अ प्रोजेक्ट। तो जैसे अगर आप एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको अपना टाइम समझना पड़ता है कि आपके पास इतने महीने हैं तैयारी करने के लिए, इतने सब्जेक्ट्स है, ये सिलेबस है, वगैरह वगैरह। तो उसी तरह से जब आप मैनेजमेंट में करियर इस्टेब्लिश करते हैं तो आपका एम होना चाहिए कि आप लीडरशिप पोजीशंस पे कैसे आ सकते हैं, सो दैट आप उस कंपनी या उस फील्ड में जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने के लिए। सो इन दैट सेंस जब स्टूडेंट्स से 10th या 11th में होते हैं या 12th में होते हैं या जिस भी पॉइंट पे व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, वो सोचना शुरू कर सकते हैं इस बारे में कि आज मैं यहाँ हूँ और फिर यहाँ से मेरे को आगे और क्या स्टेप्स लेने हैं जिससे कि मैं उस मैनेजरियल पोजीशन पे पहुंच सकूँ जहाँ से मैं उस कंपनी के लिए इफेक्टिवली काम कर सकूँगा। ओके, दैट्स ग्रेट। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन जानना चाहे तो क्या हो सकती है? जी, सो मैनेजमेंट साधारण तरह से कहें तो इट्स सिंपली द प्रोसेस ऑफ कि आपके कंपनी के थ्रू आपको कोई रिसोर्सेज दिए गए हैं एंड देन आपके पास करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव्स है कंपनी के, और आपका काम है एज अ मैनेजर टू इंश्योर कि वो रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूटिलाइज हो रहे हैं टुवर्ड्स अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव्स। ओके, यस। तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस फील्ड में एक स्टूडेंट को क्या क्या स्किल रखना चाहिए, क्या क्या स्किल उसके पास है वो चेक करे या फिर उसको डेवलप करना चाहिए अपने आप में। तो प्रकाश जी हमें बताएं कि क्या क्या स्किल्स होना चाहिए। मैनेजमेंट के लिए मोस्ट इफेक्टिव स्किल्स जो हैं दोज आर द सेम एसेंशियली एज एनी अदर रोल, एक्सेप्ट दैट इस केस में आपका एम्फेसिस जो है वो इंटरपर्सनल स्किल्स पे ज्यादा होता है, बिकॉज जैसे आप कह लीजिए कि आप कोई इंजीनियरिंग रिलेटेड कंपनी में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं जो सीमेंट बनाते हैं, तो वहां पे अगर आप एज एन इंजीनियर काम कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे टेक्निकल स्किल्स होने जरूरी हैं टू बी एबल टू फुलफिल दैट वर्क। लेकिन अगर आप एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं तो यू डू नीड दैट टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, बट वो जो इंजीनियर का काम है वो आप खुद नहीं करेंगे, आप उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। सो बेसिकली आपको ये एबिलिटीज होना ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों से कैसे बात करते हैं, आप लोगों के कल्चर्स और उनके मोटिवेशन समझ सकते हैं कि नहीं, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आप उनको लीड कर सकते हैं कि नहीं। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं जो सबसे कॉमन स्किल्स है आपके रिक्वायरमेंट के लिए, एंड देन इनमें से अगर मेरे को हाईलाइट करना हो तो मैं आपको कहूंगा कि फोकस ऑन योर टीम वर्क, योर लीडरशिप स्किल्स, your project and time management skills, and then your problem solving, because oftentimes आपको as a manager वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे जिनके सॉल्व करने के कैपेबिलिटी कह लीजिए या परमिशन कह लीजिए, आपके आपके साथ जो काम करते हैं आपके लिए उनके पास वो परमिशन या कैपेबिलिटी नहीं होगी, तो देन इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो बैक एंड फिगर आउट कि अच्छा इस चीज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ओके, सो वैसे तो सारे स्किल्स ही रिक्वायर्ड है, बट अकॉर्डिंग टू यू ये इन पर ज्यादा ध्यान देना है। टीम वर्क है, इंटरपर्सनल स्किल, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोजेक्ट एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल। तो अगर हम और ओवरकम कर पाए तो हम इस फील्ड में अपना एकदम बेस्ट दे सकते हैं। जी बिल्कुल। यस। तो नेक्स्ट हम चलते हैं करियर ट्रेजेक्ट्री की तरफ। तो आप हमें बताइए कि स्टूडेंट कैसे वहां तक पहुंच सकता है। जी,
तो अगर आप मैनेजमेंट में अपना करियर एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए दो तरह से सोच सकते हैं। एक तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप 10+2 खत्म करके डायरेक्टली कोई मैनेजमेंट रिलेटेड डिग्री कर लें, एंड देन उसके बाद एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस लेंगे, एंड देन जब आप सीनियर पोजीशंस पे जाना चाहेंगे तो आप फिर एमबीए कर सकते हैं या एग्जीक्यूटिव एमबीए कर सकते हैं अगर आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सर करने के लिए रेडी है उसके लिए, एंड देन आप फिर सीनियर लीडरशिप पोजीशन में आते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप फिर अगर आपको पता है कि आपको इसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाना है तो आप उसके लिए उस इंडस्ट्री की स्पेसिफिक पढ़ाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि फाइनेंस में या फिर इंजीनियरिंग में, या इंजीनियरिंग का कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम हो तो ठीक है। उसके बाद आप उसमें पढ़ाई करके उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या वर्टिकल में आप काम करेंगे, एंड देन आप फिर एमबीए करेंगे, एंड देन यू आर hired into a management position. ओके, दैट्स ग्रेट। तो हमें कैसे एंट्री मिलेगी इन सब्जेक्ट्स में अगर पढ़ना है आगे तो? तो बेसिकली आपका एज फॉर द मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज देयर इज नो नेसेसरी क्राइटेरिया कि आप ये पढ़े होने चाहिए या वो पढ़े होने चाहिए। दे 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 एक्सेप्ट एप्लीकेशंस फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स, बट देन आपको एट सम स्टेज डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इन अ जेनेरिक मैनेजमेंट फील्ड घुस रहे हैं या आप कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री में स्पेशलाइज करके जाना चाह रहे हैं। तो इन दैट केस फिर आप अगर स्पेशलाइज कर रहे हैं तो आपको फिर उस इंडस्ट्री के रेलेवेंट क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज देखने पड़ेंगे, और वो आप फॉर श्योर सीसीएन के जो पहले से वीडियोस बने हुए हैं उनमें काफी इंडस्ट्रीज के देख सकते हैं। यस। um, And then otherwise, you can generally reach out to CCIN and ask them कि well आप लोगों ने इस पे but अभी तक कवर नहीं किया है तो इसमें अगर मैं जाना चाहूँ इस तरह से तो कैसे इसमें कर सकते हैं। यस। तो और कोर्स डिटेल अगर हम जानना चाहें कि कितने ड्यूरेशन में हम ये कंप्लीट कर सकते हैं और क्या क्या इसमें डिग्री कोर्सेज है? जी। तो इंडिया में जनरली स्पीकिंग आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज 3 इयर्स के होंगे जहाँ पे मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज हैं, एंड पोस्ट ग्रेजुएट आपके 1 to 2 इयर्स होंगे। 1 ईयर के पहले बहुत कॉमन नहीं हुआ करते थे, बट अभी रिसेंटली बनने लगे हैं एंड पब्लिश होने लगे 1 ईयर कोर्सेज। जनरली स्पीकिंग आपको 2 ईयर कोर्स मिलेगा, एंड एग्जैक्ट एमबीए अगेन इज 2 इयर्स, बट एग्जैक्ट एमबीए का जो क्लास शेड्यूल होता है दैट अकोमोडेट्स योर वर्क, तो वो कभी कभी पार्ट टाइम भी होते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप मंडे टू फ्राइडे अपना नॉर्मल काम करेंगे, एंड देन सैटरडे संडे आप पढ़ाई करते हैं। हालांकि ये सीरीज इंडिया फोकस्ड है, पर अगर हम आप बाहर के देखना चाहें तो बाहर भी जनरली स्पीकिंग कोर्सेज आर 3 इयर्स, अनलेस आप उसको कंबाइन कर रहे हैं, एंड दैट इज अ थर्ड ऑप्शन दैट यू हैव। तो अगर आप जैसे लॉ पढ़ना चाहते हैं और आप लॉ के साथ बीबीए करना चाहते हैं तो वो एक ड्यूअल डिग्री हो जाता है। तो उसमें आपको 5 साल लगेगा, पर आपको फिर 2 डिग्री मिलते हैं इंस्टेड ऑफ वन, एंड उस केस में फिर आप दोनों कर रहे हैं। सो एज ए बीबीए भी आप पास हो रहे हैं और एज ए लॉयर भी पास हो रहे हैं। ओके, वेरी नाइस। और जैसे प्रकाश जी मैंने बताया नहीं कि वो ऑलरेडी आयरलैंड में है एंड ही इज वर्किंग देयर, इसलिए उन्होंने हमें एक्स्ट्रा नॉलेज दिया कि इंडिया से पढ़ाई करना है और अगर फॉरेन से पढ़ाई करना है तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज टू अस नो प्रकाश प्रॉब्लम। जी। तो वी जस्ट वांट टू नो कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए? आपका फर्स्ट राउंड में एक रिटन एग्जाम होगा। दिस इज आई थिंक कॉमन फॉर ऑलमोस्ट ऑल स्ट्रीम्स इन इंडिया, एंड देन उसमें आपका बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, एंड जनरल नॉलेज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड देन अगर आप वो क्लियर करते हैं तो फिर आपको इनविटेशन आता है फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। ग्रुप डिस्कशन में आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि आप विद अदर कैंडिडेट्स आपको सेटअप किया जाता है, एंड आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिसपे आपको दूसरे कैंडिडेट्स के साथ नॉलेज डेवलप करना है। सो फॉर एन एग्जांपल वुड बी कि डिस्कस द मेरिट्स ऑफ वर्किंग अक्रॉस कल्चर्स। तो उसमें फिर आपको सोचने के लिए थोड़ा टाइम दिया जाएगा, एंड देन वो डिस्कशन चालू होता है, एंड
इस केस में देखते ये है कि आप विद इन अ टीम सेटिंग कितने प्रोएक्टिव हैं, कितना आप बात कर सकते हैं, दूसरों को सुन सकते हैं, एंड जनरली आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, इन द सेंस कि आप कुछ ओरिजिनल इनपुट्स देते हैं कि नहीं देते हैं, सो ऑन। एंड देन पर्सनल इंटरव्यू इज अ वन ऑन वन विद अ सिलेक्शन पैनल। उसमें डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जामिनर्स आपके एक से ज़्यादा इंटरव्यूअर्स भी हो सकते हैं, एंड दैट वुड बी सिमिलर टू एनी जॉब इंटरव्यू एक्सेप्ट कि वो that is more to learn about you and your motivations than to learn about what you're capable of. And then merit list is for those very select few students जो exceptionally perform करते हैं and उनका स्कूल में या काम पे बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, so then उन लोगों को फिर concessions मिलते हैं उसके लिए, for example reduced fees या scholarships and so on. ओके, सो आई गेस ये सारे ही जितने यहाँ पे ऑप्शंस है ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज मैनेजमेंट है, तो ये लाइक इट्स नॉट फॉर ऑन इंडिविजुअल वर्क, ये पूरा सबको लेके चलना एंड ऑल्सो ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू आर वेरी मच इम्पोर्टेंट आई गेस। सो थैंक यू सो जी मच फॉर दिस नॉलेज। यस, तो अभी आप हमें बताएं कि अगर इंडिया में कॉलेज कोई है जो बीबीए में बेस्ट है तो क्या क्या ऑप्शंस है? um, देखिए आप अगर कॉलेज कंसिडर करते हैं तो एक आपको दो एस्पेक्ट से सोचना है। एक तो ये है कि उस कॉलेज के थ्रू आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स कितने अच्छे होंगे, एंड दूसरा ये है कि क्या आप फाइनेंशियली इतने वेल ऑफ हैं कि उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ देखें तो आईआईएम तो सबने ही सुना होगा, एंड जनरली स्पीकिंग लोगों को ये अवेयरनेस कम है कि आईआईएम अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट कोर्सेज भी ऑफर करती है। यूजुअली लोग सोचते हैं कि उसमें खाली एमबीए होता है। तो अगर आप आईआईएम की फीस अफोर्ड कर सकते हैं एंड आपकी करंट एप्टीट्यूड इतनी है या आपके पास उतना प्रिपरेशन करने का टाइम है कि आप उसमें एंट्री ले सकें, तो दैट शुड ऑलवेज बी योर फर्स्ट चॉइस। देन और भी कॉलेजेस हैं जैसे कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, बिकॉज इट्स अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो वो उसके फीस आर सिग्निफिकेंटली लोअर, लेकिन वहाँ से भी आपके काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। एंड देन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में सिम्बायोसिस एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड देन सेंट जेवियर्स इज अ वेरी गुड कॉलेज, निर्मा इज अ वेरी गुड कॉलेज, एंड निर्मा का आई थिंक अहमदाबाद प्लस बॉम्बे दोनों जगह पर है। तो ये दो तीन कंसिडरेशन है जो आपको कंसिडर करने चाहिए। एज अ जनरल एडवाइस आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कोई पर्टिकुलर कॉलेज में जाना चाहते हैं तो सीक आउट पीपल हु आर ऑलरेडी स्टडिंग देयर। These may or may not be people who were with you in the same school या जिनको आप otherwise जानते हैं, and ask them कि उनके career prospects कैसे हैं, and then focus on those very few colleges where you think you have the best chance of getting in. ओके, थैंक यू सो मच। तो कुछ हम एमबीए के कॉलेजेस भी जानते हैं। XLRI is a very well known school. ISB is a very up and coming school. But again जैसे मैं आपको पहले कह रहा था कि ISB में आपको पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं। The benefit to that is कि एक तो उनका 1 साल का कोर्स होता है और दूसरा उनके प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो you will more likely than not um, recover your investments into your education, and then you might even get a better offer than you expected. Lastly, इसमें एक कॉलेज है लिस्ट में फिलहाल जो नहीं है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है, एंड दिस माइट बी होमवर्क फॉर यू गाइज। आप सर्च करके देखिए, बिकॉज वो कॉलेज भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो उसका फीस बहुत कम है, लेकिन उसके प्लेसमेंट पैकेजेस आर इन लाइन विद आईआईएम पैकेजेस। तो वो आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज़्यादा रिटर्न्स पा रहे हैं, पर उसमें आपका अगेन प्रोसेस बहुत सिलेक्टिव है एंड घुसना बहुत मुश्किल है। वाओ, ग्रेट। तो आपने प्रकाश जी हमें कॉलेजेस तो बताए बट साथ साथ में उनके क्राइटेरिया भी बताए जो व्यूअर्स को बहुत हेल्पफुल रहेंगे कि अपने कंडीशन के हिसाब से, अपने स्किल के हिसाब से दे कैन चूज देयर बेस्ट कॉलेज और अपना अच्छा स्टडी कर सके वो। तो नेक्स्ट कुछ और भी एमबीए कॉलेजेस है ये, तो हमारे व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं और भी कॉलेजेस यहाँ पर दिखाए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉब प्रोस्पेक्ट।
तो क्या क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं प्रकाश जी? Every single company in every single industry will require managers for the simple reason कि एक point के बाद किसी भी कंपनी के पास resources बहुत ज़्यादा हो जाते हैं for any single person to oversee all of them. कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आप आदित्य बिरला ग्रुप को ले लें फॉर एग्जांपल, उसमें बहुत तरह की चीज़ें बनती हैं और बहुत कंट्रीज़ में बनती है, बहुत सारे उनके मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है, सेलिंग साइट्स है, बहुत सारे उनके बिज़नेस कस्टमर्स हैं। तो इन सब एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए उन लोगों को मैनेजर्स चाहिए। And when we say managers, we don't necessarily mean the CEO or the CFO और द सीईओ। मैनेजर्स वो लोग भी होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। तो इन मैनेजर्स का काम होता है बेसिकली कोऑर्डिनेट करना वो सारी एक्टिविटीज जो सीईओ या सीएफओ डिसाइड करते हैं इज इम्पोर्टेंट। तो इन दैट सेंस आपको किसी भी इंडस्ट्री में वेदर इट्स पब्लिक और प्राइवेट बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं। आप बिजनेस हाउसेज में काम कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल कंपनीज में काम कर सकते हैं या बैंक्स में, या आप यूनिसेफ के साथ भी काम कर सकते हैं। बट उस केस में आपके पास फिर बहुत स्पेसिफिक experiences होने चाहिए that relate to the positions that they need experience for. Okay, so there are multi options in जी। management. Yes, so job profiles क्या होंगे फिर? आपके कोई भी जॉब प्रोफाइल्स में मैनेजर या बिजनेस रिलेटेड टाइटल्स होंगे। सो एग्जांपल्स आर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्चर या लेक्चरर। बट देन ऑल्सो देर आर अदर मैनेजमेंट स्किल्स जिनके इतने सिंपल या स्ट्रेट फॉरवर्ड नाम नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर कह लीजिए, तो वो भी एक मैनेजमेंट रोल है, एक्सेप्ट कि उनका काम इज टू कोऑर्डिनेट द रिसोर्सेज सो दैट सबके पास transportation facilities available as and when they need it for the business purpose. ओके, सो इसमें मैनेजमेंट में प्रोफाइलिंग भी बहुत अच्छा है। इसके बाद हम अगर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें कि एक मैनेजमेंट करने वाले स्टूडेंट जब कर ले उसके बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस पे? जी, तो अगर आप मैनेजर बन के किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो उसमें आपके मल्टी एस्पेक्ट जॉब है। मोस्ट ऑफ योर जॉब विल नॉट रिक्वायर यू टू डू एनीथिंग दैट इज वेरी टेक्निकल, इन द सेंस कि आपका काम नहीं होगा जाके जैसे अगर आप इन एन इंजीनियरिंग कंपनी मैनेजर हैं तो आपका काम नहीं होगा कि जाके आपको बॉयलर स्टार्ट करना है या स्टीम आउटलेट ऑन करना है या ऑफ करना है। बट आपका काम होगा कि उन लोगों को ओवरसी करना है। तो उसके अलावा फिर आपको फ्रॉम द स्टार्ट आपको बजट्स दिए जाएंगे फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स इन योर कंपनी। आपको उन बजट्स को मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है, उनको यूज करने का प्लानिंग करना है। आपको टारगेट्स दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप इन इन आप अगर एज अ सेल्स मैनेजर काम करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी, तो आपको टारगेट दिया जाएगा कि आपकी टीम को इस टाइम पीरियड में से 6 मंथ्स और 1 ईयर इतने सेल्स अचीव करने हैं। एंड आपका एक डेजिग्नेटेड सेलिंग एरिया होगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप मुंबई में काम करते हैं तो मुंबई वेस्ट में आपका डेजिग्नेटेड सेलिंग एरिया है। तो देन आपको डिसाइड करना होगा कि किस तरह से आपकी टीम सेल्स अप्रोच करेगी सो दैट वो उस मुंबई वेस्ट एरिया में विद इन 6 मंथ्स और 12 मंथ्स इतने पर्टिकुलर सेल्स अचीव कर सकती है। एंड देन अगर आपकी टीम में नए एम्प्लॉयज आते हैं तो आपको उनको ट्रेन करना है। अगर आपके टीम से पुराने एम्प्लॉयज छोड़ के जाते हैं तो आपको नए लोगों को हायर करना है। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनको कोच करना है एंड सो ऑन। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ मैनेजर रोल्स के बारे में। आप बताइए, जो हमने बात की अभी इतनी देर से कि क्या क्या मतलब मेन तो मैनेजर है आई गेस। यस प्रकाश जी, इसमें जो जी जॉब इनका प्रोफाइलिंग रहेगा तो प्लीज हमें जी। इसके बारे में भी बताइए। सो एज अ मैनेजर आप जैसा कि मैं कुछ देर से कह रहा हूँ, आपके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एंड बहुत सारे रोल्स हैं। तो मिंट्सबर्ग बोल के एक एकेडमिक रिसर्चर थे, उन्होंने ये मैनेजर रोल्स का फ्रेमवर्क दिया है। एंड दिस विल हेल्प यू थिंक अबाउट द डिफरेंट रोल्स दैट यू नीड टू प्ले। सो अगर आप ब्रॉडली स्पीकिंग देखा जाए तो आपके
रोल्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशनल, interpersonal and decisional. So what that means is कि as an informational manager आपका काम होगा information को collect करना, monitor करना and then to whoever needs it provide करना. As an interpersonal manager आपका काम होगा to oversee the people and then to basically work as a bridge between the staff that does the work and the people that make the decisions. And finally, in a few cases, आपको as a decision maker काम करना होता है. तो for example, अगर आपके टीम के सामने एक यूनिक प्रॉब्लम है जिसका आपको कोई अंदाजा नहीं है कि कैसे सॉल्व होगा, या आपके टीम में या आपके कंपनी में कभी वो प्रॉब्लम पहले फेस नहीं हुआ है, तो कोई प्री डिटरमिन्ड सॉल्यूशन नहीं है, तो उस केस में आपको फिर वो सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, या अगर आपको कुछ नया अपॉर्चुनिटी दिख रहा है तो उसको कैप्चर करना पड़ेगा एंड सो ऑन. तो एज ए जनरल थिंकिंग फ्रेमवर्क कह लीजिए, ये मैनेजर रोल्स मॉडल जो है काफी हेल्पफुल होता है लोगों को समझने में कि इस वक्त वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं. ओके, सो व्यूअर्स आप इसे ध्यान से देखिएगा, जो मॉडल बना हुआ है तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके करियर में. नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या जॉब सेक्टर्स है. जी, एज मैनेजर्स आपको आपकी डिमांड तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होगी, लेकिन कुछ पर्टिकुलर वर्टिकल्स कह लीजिए ऐसे होंगे जहां पर आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे और कुछ होंगे जहां आपको कम पैसे मिलेंगे. दैट बीइंग सेड, सिर्फ आपका सैलरी शुड नॉट बी अ डिसाइडिंग फैक्टर कि आप क्या काम करना चाहते हैं, बिकॉज यू शुड ऑल्सो रिसीव जॉब सेटिस्फैक्शन फ्रॉम योर वर्क. तो कीपिंग दैट इन माइंड, लेट्स से कि अगर आप फाइनेंस में काम करते हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट टू बी पेड मोर एज अ मैनेजर एज कंपेयर टू एन एक्सपोर्ट कंपनी और एज कंपेयर टू अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. एज कंसल्टेंट्स आपकी पे would be somewhere in between because आप लोगों की पे will be dependent not just on the fixed base salary जो आपको मिलता है, but also on the performance bonus जो आपको दिया जाएगा बेस्ड ऑन कि उस ईयर आपने कितने क्लाइंट्स के लिए काम किया एंड सो ऑन. जनरल रूल ये होता है बिजनेस में कि द क्लोजर यू आर टू वेयर द मनी इज मेड, द बेटर यू आर पेड. तो अगर आप एज अ सेल्स मैनेजर काम करते हैं तो जनरली स्पीकिंग यू शुड बी पेड मोर, बिकॉज आप और आपकी टीम इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स फॉर द कंपनी. whereas से अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज में काम कर रहे हैं तो आपकी compensation would not be comparable to someone working as a sales manager. तो वो 2-3 चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी चाहिए जब आप डिटरमिन कर रहे हैं कि आपको किस वर्टिकल में काम करना है. यस, थैंक यू प्रकाश जी, क्योंकि आपने जैसे बताया कि मनी को इतना पहले हम ना देखे, प्रायोरिटी ना देते हुए अपने स्किल्स के मतलब जो भी स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग हम अपना जॉब चूज करें तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा और हमें ग्रोथ भी देगा फ्यूचर में. तो जी हम जी नेक्स्ट देखते हैं टॉप रिक्रूटर्स कौन कौन से हैं. यस. जी, अगर आप गवर्नमेंट साइड जाना चाहें तो स्टील अथॉरिटी में काफ़ी अच्छे करियर्स हैं, इसरो में ऑब्वियसली काफ़ी अच्छे करियर्स हैं, बट देन अगर आप इसरो में काम करते हैं यू वुड नीड टू बी वेरी हाईली टेक्निकल विथ एस्ट्रोफिजिक्स even as a manager because आपके coordination activities जो होंगे that will revolve around the actual work that ISRO conducts and so आपको बहुत proficient होना पड़ेगा उस केस में. That is not to say कि आपको you need to be from a science background, but generally speaking ISRO और ऐसे science oriented companies या government organizations कह लीजिए, they prefer people with science backgrounds and experience. That being said, उसमें और भी बैकग्राउंड से लोग आते हैं तो इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फैक्टर, ऑल्दो उसके हैवी प्रेफरेंस है. एंड देन अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में देखिए काफी सारे कंसल्टिंग कंपनीज होती हैं जिनमें
मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स की तरह लोग काम करते हैं एंड उनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डिविजन्स होते हैं जो which specifically deal with providing strategy and management consulting. अभी कुछ दिन पहले ही CCR ने एक और वीडियो बनाए थे on consulting and that also covered management related consulting. तो अगर आप और जानना चाहें तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं. And then generally speaking टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का बहुत बड़ा डिवीजन है about management consulting. And then obviously आप ज़्यादा बड़े कंपनीज में भी देख सकते हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया या HDFC हो गई. ओके, तो ये हमारे टॉप रिक्रूटर्स थे. सो थैंक यू सो मच प्रकाश जी इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए. एंड बहुत मजा आया आपके साथ क्योंकि आपने हमें सारे ऑप्शंस तो दिए बट आपने सब पहलुओं को देखते हुए हमें हर चीज में हमें प्रॉपर डीप नॉलेज दिया जो व्यूअर्स को श्योरली बहुत बेनिफिट करेगा. वो बेसिक से लेकर आगे बढ़ने तक का पूरा नॉलेज है वो इस वीडियो को देखकर करेंगे तो बहुत क्लियरिटी रहेगी उन्हें माइंड में और वो अपने गोल्स को श्योरली अचीव कर पाएंगे. तो लास्ट में मैं प्रकाश जी आप जानना चाहती हूँ अगर आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं या हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आप दीजिए. जी. अगर मैं आपको बस एक चीज बताना चाहूँ और तो वो ये होगा कि ये जरूरी नहीं है कि जितना आप प्लान करके चले वो सब सही होगा और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर आप पहली बार गलती कर दे तो आपका करियर बेकार हो जाता है. कहने का मतलब हुआ कि आप प्लान करके चले बट जस्ट कीप इन माइंड दैट कोई भी प्लान रियलाइज होने के लिए जरूरी होता है कि सब चीजें इन प्लेस हो. काफी बार हम प्लान बनाते हैं जैसे कि हम स्कूल में प्लान बनाते हैं कि हमारे पास 6 महीने हैं पढ़ाई करना है इतना पढ़ना है अब इस दिन पढ़ना है पर फिर कुछ वजह से वो हो नहीं पाता है. तो इसी तरह से आप प्लान बनाइए अच्छी बात है बट ऑल्सो कीप एन ओपन माइंड to recognize opportunities that may come across that you may come across. Okay, thank you so much Prakash ji, very wonderful जी. information. It will be very beneficial and fruitful to the viewers. एंड यस व्यूअर्स अगर आप अभी भी कंफ्यूजन में हैं आपकी क्या करियर चूज करना चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है मोबाइल नंबर. हमारी टीम का नाम है करियर काउंसलर इंडिया जिसमें कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स इंडिया से करियर काउंसलर है जो आपको हेल्प करेंगे करियर गाइडेंस के लिए और करियर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए. तो आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे बहुत सारे वीडियोस पहले भी आ चुके हैं डिफरेंट स्ट्रीम करियर ऑप्शंस पे और आगे भी आते रहेंगे. सो बी ट्यून्ड एंड बी कनेक्टेड. थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच प्रकाश जी फॉर वंडरफुल सेशन. जी. थैंक यू सो Thank you. मच.